हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज बहुत दिनों के बाद आज मैं आपको कल का एग्ज़ाम है 4 अप्रैल को साइंस का, और आज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। और मैं ये आप एक तरह से मान लीजिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आने वाला है। इसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन ये वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का एक सवाल देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पीएच मान निकालने के लिए आपका क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, सांद्रण इतना है मोल पर लीटर। तो विलयन का पीएच मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा सिस्टम में बताऊँगा आपको कैसे सॉल्व करना है। दिया गया है जो वो आप लिखेंगे H+ आयन, इसकी वैल्यू दी है 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर, ये आपको दिया गया है। और आपको निकालना क्या है, पीएच। तो इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा कि पीएच इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस का लॉग H+ आयन। क्या होता है, माइनस का लॉग H+ आयन हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस लॉग H+ आयन की वैल्यू रखोगे 1 × 10⁻⁹। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -9 जो है आपका आगे आएगा, क्योंकि वहाँ पर फार्मूला आपका लगता है log a⁴n। तो n आगे आ जाता है, तो ये पावर में है -9, तो माइनस माइनस हो जाएगा कितना, +9। और यहाँ पर हो जाएगा log, और ये बेस में क्या बचेगा, 10। 1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि log 1 का अगर जब करोगे तो वो 0 हो जाएगा। 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका पीएच मान कितना आ जाएगा, 9। ये आपका एक आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पीएच का अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन दे दिया गया है, वो हाइड्रोजन आयन था और ये हाइड्रॉक्साइड आयन है। तो इसको आप लिखेंगे OH- का मान दिया गया है यहाँ पर 1 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर आपको दिया गया है। इस विलयन का पीएच मान जब निकालना है तो इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, ये भी बहुत उसी प्रकार के फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सूत्र हो जाता है H+ आयन और OH- इक्वल टू, यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, या 1 × 10⁻⁻14 भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको H+ आयन निकाल लेते हैं आप इसका मान। तो जब H+ आयन का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14, और OH- आयन का कितना था, 10⁻⁻12। अब यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे, माइनस के 14 से 12 माइनस करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻2। ये आपका H+ आयन आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो अभी पहले आपने फार्मूला इस्तेमाल किया था वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, माइनस का लॉग H+ आयन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H+ आयन यानी 10⁻⁻2। सेम कंडीशन वही, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार के पीएच निकालने वाले जो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको जो है आपको बहुत विधिवत देखना है, और ज़्यादातर फार्मूले जो है यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। ये ज़्यादातर फार्मूले, ये वाला फार्मूला आपका रखता है H+ आयन का, और ये आपका रहता है ये वाला H+ आयन OH- आयन इक्वल टू 10⁻⁻14। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन वही लेकर आ रहा हूँ आपके सामने जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार, बहुत बार पूछा गया है। IPSC तो आपका जो टॉपिक जो होता है बहुत टाइम लगता है इसको करने में, लेकिन आज मैं IPSC वो 4 IPSC लेकर आया हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। IPSC नाम, कभी कभी क्या होता है, रासायनिक संकेत दे दिया जाता है, उसके बाद उसका नाम पूछा जाता है। ये आपका दिया गया है HCHO का जो रासायनिक नाम जो होता है वो आपका होता है क्या, यहाँ पर देखिए CHO एक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप इसको बोलते हैं। तो वहाँ पर हम जोड़ देते हैं, नल जोड़ते हैं, इसमें कार्बन 1 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगला आपको दिया गया है C2H5OH, इसको हम एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। अब इसका IPSC नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप में क्या जुड़ता है, नल जुड़ जाता है, और यहाँ पर 2 कार्बन लगे हैं यानी मेथ और एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, ये आपका नाम हो जाएगा। फिर कभी कभी क्या करते हैं, रासायनिक नाम दे देते हैं, संकेत नहीं देते, उसका नाम पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है एसिटिक अम्ल।
आप जैसे एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम आपको बताना है। एस्टिक अम्ल का मतलब है COOH ग्रुप, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, हम इसको लिखेंगे एथेनोइक अम्ल, ये आपका इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। और एक चीज़ है एस्टल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एस्टल्डिहाइड, इसमें भी CHO ग्रुप है, यहाँ पर भी नल जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। तो ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आईपीएसी नाम और ये जो पीएच मान जो बताया, ये सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और उन्हीं चीज़ों को मैंने रिपीट किया है कि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए लेते हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिया जाता है और ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है कि -5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, यानी कि किसी लेंस की क्षमता जो है 5D है, यानी P की वैल्यू है -5D, D मतलब डायोप्टर, तो फोकस दूरी आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप सूत्र क्या लगाएंगे, F आप लगा देंगे 100/P, 100/P। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह जो है ये इंगित कर रहा है कि ये किसकी क्षमता है, अवतल लेंस की क्षमता है। यहाँ पर इसका मान रखेंगे 100 और P की वैल्यू कितनी है 5, तो ये -5 रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -20 सेमी, यानी कि अगर आपकी इसके प्रकृति की बात करेगा तो इसकी प्रकृति जो है वो कैसी हो जाएगी, ये अवतल लेंस होगा लेंस की अगर बात करेंगे तो, और ये फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 20 सेमी। एक क्वेश्चन इस पर 100% बनता है, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको। अगर अभी ये 5D क्यों दिया गया होता प्लस का, तो ये आपका उत्तल लेंस होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेमी है, इसकी क्षमता आपको निकालनी है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी दी गई है, यानी कि ये आपका फोकस दूरी है 20 सेमी दिया गया है और इसकी क्षमता आपको निकालनी है। तो यहाँ से आपका सूत्र हो जाता है P = 100/F। तो यहाँ पर जब आप करोगे 100 और F का मान कितना हो जाएगा 20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 डायोप्टर, ये आपका आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है इसका बन के आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये पूछ लिया जाता है और लॉन्ग में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग में जब पूछा जाएगा तो इसमें फिगर भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। तो मैं आज जो है आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन्हीं कुछ सवालों को मैं आज आइए देखते हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आशा है कि जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं, संलग्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1, R2, R3 30 ओम दिया गया है, R4 10 ओम है व R5, R6 की वैल्यू 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाला, माने इसमें आंतरिक प्रतिरोध जो है वो शून्य है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5 और R6 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 और I5 और 6 हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 और V6 तक हैं। गणना करनी है परिपथ में बहने वाली कुल धारा की भी गणना करनी है। तो आइए देखते हैं, इस प्रकार का आपका डायग्राम कुछ बना हुआ है, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे। ये आपका डायग्राम इस प्रकार से आपका बना हुआ है और अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो डायग्राम आप देख रहे हैं, सभी चीज़ें आपको दी गई हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप सवाल को देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में कल आ सकता है। तो आइए देखिए, मुझे पहले बनाना चाहिए था लेकिन मैं थोड़ा विलम्ब से बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पेपर में ज़रूर आएगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो आपने डायग्राम देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए R1, R2 और R3 ये तीनों आप देख रहे हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र आपका हो जाता है 1/r', अगर इसको मान लेते हैं 1/r1, 1/r2 और 1/r3 आपका हो जाएगा। इसमें आप वैल्यूज रखेंगे, सब सेम है 30-30, तो 1/30, 1/30 और 1/30। तो यहाँ से आपका टोटल कितना आ गया है, ये आपका टोटल बन के आ जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 3/30 मीन्स 1/10, यानी आपका जो R का जो मान आया वो 10 ओम आ जाएगा। कितना आ गया? 10 ओम। आप डायग्राम को देखते रहिएगा। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो है करंट जो है प्रवाहित जो हो रही, अब यहाँ से जो आएगी R5 में, R4 में, तो वो किस क्रम में हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी श्रेणी क्रम में।
तो R डैश और R4 जो है वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर R डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? R डैश प्लस R4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R4। तो R डैश मीन्स 10 और R4 का मान भी आपको दिया गया है कितना? 10 ही। तो दोनों मिलाकर आपका 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 20 ओम हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, फिर R5 और R6 को पहले टोटल कर लेते हैं। R5 और R6 को जब करेंगे तो R5 व R6 जो है वो भी आपका समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ से जब आप करोगे तो R ट्रिपल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/R5 और 1/R6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका मान कितना है इसका? 40 दिया गया है। दोनों की वैल्यू 40 दी गई है, तो आपका हो जाएगा 2/40 और सॉल्व करने पर आपका 20, यानी कि R ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 20 ओम। अब देखिए, ये 20 ओम और ये 20 ओम दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? वो R का मान हो जाएगा 20 + 20 बराबर आपका 40 ओम हो जाएगा, और ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया पूरे सर्किट का। डायग्राम एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ये डायग्राम है। और आपको जो है धारा निकालनी है, यहाँ पर एमीटर भी लगा हुआ और की भी लगी हुई है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे? अब विभवांतर निकाल लीजिए। तो विभवांतर दिया गया है 16 वोल्ट। आपको धारा निकाल लेना है, तुल्य धारा। तो क्या हो जाएगा? V/R। तो V का मान कितना है? 16 और R आपने निकाला 40। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 एम्पियर आपका ये आ गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को देखने वाली है आपको कि वो जो धारा है वो R4 में चली जाएगी, क्योंकि R4 के साथ में कोई भी और प्रतिरोधक नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये सर्किट का ही है। तो डायरेक्ट ये इसमें जो है धारा आपकी तुल्य धारा जो है वो प्रवाहित होगी। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप विभवांतर निकाल लीजिए। तो V1 हम निकाल लेते हैं। तो V1 जब आप निकालोगे तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि जब समांतर क्रम में जब होता है तो समांतर क्रम में जो है आपका धारा का मान जो है वो बदलता है और विभवांतर जो है धारा नहीं बदलता है। तो यहाँ पर V1 जो है वही होगा और वही V2 होगा और वही आपका V3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए, वहाँ जो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R करके होता है। तो वहाँ पर आपका जो है धारा का मान बदलता रहता है, क्योंकि I = V/R होता है। तो यहाँ पर V1, V2, V3 सब सेम हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? V का मान आप निकालोगे तो IR होगा। क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। तो IR होगा, तो I का मान कितना है? 0.4 और R का मान कितना दिया गया है? R का मान आप तुल्य वाला रखेंगे। R का मान आप तुल्य वाला रखोगे तो तुल्य का मान, तुल्य प्रतिरोध आपका कितना आया था? ये आप देख लीजिए, तुल्य प्रतिरोध आपका 20 आया था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना आया था? निकालने पर 10 आया था। कितना आया था? 10। अब आप इसको क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। यानी V1, V2 और V3 का मान कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा। अब बात समझते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब अगर हम यहाँ से V4 का मान निकालेंगे तो V4 का जब आप मान निकालोगे तो IR हो जाएगा। I का मान 0.4 है और R का मान उसमें कितना था? 10 ही था। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। अब फिर आप निकालेंगे V5 का मान और वही आपका V6 का मान हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब निकालोगे तो IR हो जाएगा। तो I का मान आपका कितना हो जाएगा? I का मान बहुत ध्यान दीजिए, I का मान आपका 0.4 है और R का मान इसका तुल्य कितना निकाला था आपने? R5 R6 को जोड़ने पर आपको 20 मिला था। तो आप यहाँ पर 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 × 80 यानी 8 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने विभवांतर तो निकाल लिया। अब आप क्या करोगे? इसकी धाराएं निकालोगे। तो I1 का मान वही होगा, I2 का मान वही हो जाएगा और I3 का मान भी आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे V/R कर देंगे। तो V/ जब R करेंगे तो क्या हो जाएगा? V का मान आपका 4 निकला है और R का मान आपको कितना दिया गया है? R जो है आपने जो तुल्य प्रतिरोध आपने निकाला है, कितना निकाला है? ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अलग अलग निकालेंगे आप इसका, क्योंकि I1 निकालेंगे तो V/R1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4/, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये
13 एम्पियर करीब आ जाएगा। और वही जो है सब में धारा प्रवाहित होगी I1 I2 I3 में, क्योंकि दोनों के प्रतिरोध समान हैं, तीनों के प्रतिरोध समान हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब यहाँ पर I4 का आप निकालोगे तो I4 में वही धारा बहेगी जो पूरे परिपथ में बह रही है, 10.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब उसके बाद में आपको I5 निकालना है और I6 निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप V5 बाई क्या करोगे R5 कर लोगे। तो V5 का मान आपने निकाला है कितना है 8 है, और R5 का मान आपको दिया गया है कितना 40 दिया गया है। तो आप जब इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर आ जाएगा। इस प्रकार से चाहे वो जितना बड़ा क्वेश्चन था आपने इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और आज का जो मैंने क्वेश्चन जो बताया है ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और पूरा विश्वास है कि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। दो बल्ब हैं जिन पर 100 वाट लिखा हुआ है। तो देखते हैं, बल्ब की बात पहले कर लेते हैं। बल्ब लिखा है 100 वाट, यानी पावर कितनी है उसकी 100 वाट की है, और विभवांतर इसका कितना है 220 वोल्ट है। तथा दूसरे बल्ब पर क्या लिखा है, उसकी पावर है 60 वाट और विभवांतर उसका है 220 वोल्ट का। चलिए ये P1 मान लेते हैं, इसको V1 मान करके कर लेते हैं, ये V2 मान लेते हैं। को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करनी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम R1 निकाल लेते हैं। R1 का मान क्या हो जाएगा, आपने सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान P हो जाएगा। तो यहाँ से V स्क्वायर अपान P कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे 100। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका R1 का मान आ गया 422 बेसियम कितना होता है 484 हो जाता है। ये हो गया। अब यहाँ से आप R2 का मान निकालेंगे तो वो भी सूत्र वही लगेगा, 220 गुणे 220 बटे कितना हो जाएगा 60, क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर 11 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अभी आपका 0 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24 बटे 3। अब आप इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो R बराबर आपका 1/R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/484 प्लस 1/2420 और 3 आपको ऊपर हो जाएगा। अब इनका जब एलसीएम जब आप लेंगे तो 2420 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 बार जाएगा और ये आपका 3, तो कितना हो जाएगा 8/2420 हो जाएगा। ये आपका R का मान कितना आएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2420 बटे 8। अब यहाँ से धारा निकाल लीजिए तो I बराबर V अपान R हो जाएगा, क्योंकि 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ना है। तो ये आपका 220 बटे 2420 और 8 ऊपर, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, ये भी बहुत बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। संलग्न विद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3 और 3 ओम जो है आपका समांतर क्रम में दिया गया है। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 और 1/R2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 बटे 3, यानी R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 ओम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक आंतरिक प्रतिरोध आपको निकालना है, और V का मान आपको दिया गया है। तो V का मान आपको दिया गया है 15 वोल्ट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, R निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका फार्मूला एक होता है I बराबर V अपान R प्लस R होता है। ये होता तो E अपान R प्लस R है, लेकिन ये लगा देंगे यहाँ। तो V का मान 15 हो गया, और R का मान कितना है, यहाँ पर दिया है 1.5, और प्लस R का मान आपको निकालना है। लेकिन अभी आपको धारा का मान यहाँ से निकालना होगा। तो धारा का मान आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा V बराबर IR से निकाल लीजिए यहाँ से। तो I का मान आपका हो जाएगा V बटे R हो जाएगा। तो V का मान यहाँ पर कितना है 15, और R का मान आपको दिया गया है 1.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर I का मान रख लिया 10, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 प्लस 1.5 प्लस R।
5 दूनी 10, 5 3 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2r बराबर आपका 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, r की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 100% आने वाला है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो जो बड़ा वाला क्वेश्चन मैंने बताया वो आएगा, और या तो आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एक एनपीडीटी का सवाल है, एक कारखाने में 100 वाट के 40 बल्ब और 100 वाट के 10 पंखे। तो इसको हम अलग अलग करते हैं। 7 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो लिखेंगे बल्ब द्वारा खर्च ऊर्जा, बल्ब द्वारा खर्च ऊर्जा। तो यहाँ पर सूत्र आपका NPDT होगा, NPDT/1000। अब देखिए यहाँ पर बल्ब की बात कर रहे हैं, 40 बल्ब है, पावर उनकी 100 वाट है, और दिन कितने चलते हैं 30 दिन, और टाइम कितना लेता है, बल्ब कितने घंटे चलते हैं 16 घंटे। अब यहाँ पर इसको हमको सॉल्व कर देना है। आपके ये सॉल्व हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको देखिए कितना आएगा आपका। तो ये हो जाएगा, ये आपका 120 गुणे 16, तो टोटल आ जाएगा 0 और 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 3 19, 1920 यूनिट ये आ गया। अब बल्ब द्वारा हो गया। अब आपको लेना है पंखे द्वारा। पंखे द्वारा खर्च ऊर्जा या विद्युत, तो वहाँ पर भी NPDT आप लगाओगे। तो यहाँ पर देखिए कितने पंखे हैं, 10 पंखे हैं और 100 वाट के हैं, 100 वाट के हैं, और कितने देर चलते हैं 30 घंटे चलते हैं, और 30 दिन 16 घंटे। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके 3 0 कट गए, तो ये आपका कितना जाएगा 480 यूनिट आया। फिर यहाँ से आपका रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय ऊर्जा, यहाँ पर भी आपका NPDT लगेगा। 2 रेफ्रिजरेटर हैं और वो 24 घंटे चलते हैं। पावर उनकी कितनी है 1000 वाट का पावर है, और उसके बाद 30 दिन चलते हैं, बटे में 1000। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब वो किलोवाट में होगा तो उसको हम 1000 से भाग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर देते हैं 0। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14। फिर से देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14। अब आपका कुल यूनिट कितना हो गया, कुल यूनिट टोटल कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 0, 8 2 10 4 14, 10 4 14 और 4 18, 2 1 3, 3840 यूनिट आपका ये हो जाएगा। आप कह रहा है कि 2 रुपये प्रति यूनिट, तो एक यूनिट का खर्च आपका है 2 रुपये, तो 3840 यूनिट का खर्च कितना हो जाएगा 3840 गुणे 2, यानी कि आपका 7680 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ही आने वाले हैं, नोट कर लीजिए इसको।